नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम जितना खास है उतने ही खास हमारे मेहमान, हमारे कलाकार भी होते हैं। बात जब कला की आती है तो कोई भी कला नारी के बिना पूरी नहीं है। कोई भी कविता, कहानी, चित्र नारी के बिना अधूरे हैं। और कहीं ना कहीं जब बात आती है नृत्य की, संगीत की, तो उसमें भी नारी के बिना जो है उसके अधूरेपन का एहसास अवश्य होता है। तो आज एक ऐसी ही नारी, एक ऐसी ही उम्दा नृत्यांगना हमारे बीच मौजूद है। तो आइए आप सभी को मिलवाते हैं हमारी आज की गेस्ट से। हमारी आज की गेस्ट है रेशमा जी, जो आरवी कौर के नाम से बहुत फेमस है। मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद मैम। जी, तो कैसी हैं मैम आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आपकी जो कहानी है रेशमा से आरवी कौर का सफ़र, तो वो किस तरह से रहा? अगर आपके बचपन के बारे में जानना चाहें तो क्या कुछ याद करती हैं आप? मेरा जो बचपन है बहुत नॉर्मल फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ। बहुत नॉर्मल बोले तो मतलब बहुत लोअर क्लास फैमिली। और मेरा जो बर्थ नेम है वो रेशमा है। और आज की डेट में मैं इस अपने फील्ड में एज एन आरवी कौर के नाम से फेमस हूँ। आरवी कौर के नाम से जानी जाती हूँ। ये आरवी कौर नाम कैसे चेंज हुआ? रेशमा मेरा नाम है वैसे डॉक्यूमेंट में। और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे जो इन लॉज हैं वो पंजाबी हैं। अच्छा। तो आफ्टर दैट जब हमारे हस्बैंड के मतलब गुरुद्वारे में हमारे फेरे हो रहे थे, लावे हो रहे थे, तो वहाँ पे साथ साथ ही मेरा नामकरण भी हो गया था। मतलब सिखिज़म में हमें अपना एक नाम रखना था, मतलब नाम देना था मुझे कुछ नया। तो वहाँ पे अरविंदर कौर मेरा नाम मेरे इन लॉज ने रखा। और उसके बाद से फिर अरविंदर कौर मुझे मेरे क्या नाम ससुराल में जानते हैं, और एज एन आरवी कौर मुझे इस इंडस्ट्री में जानते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो थी आपके नाम की कहानी कि आपका नाम जो है डॉक्यूमेंटेड नेम या बचपन का नाम रेशमा था और शादी के बाद वो चेंज हो गया। और ये मैम किसी को पता भी नहीं होगा आज तक कि मेरा नाम रेशमा है। जो आज मुझे पहली बार सुनेंगे वो सब शॉक होने वाले हैं। तो दूरदर्शन में आज आपका जो सीक्रेट है वो रिवील हो गया है। और जो मैंने छुपा के रखा था तो आज कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के जो अन्य पहलू हैं उनको भी हम दर्शकों को दिखाएं कि आप कितना उम्दा काम कर रही हैं। ये तो आपके नाम की कहानी थी। बचपन के बारे में आप क्या कुछ याद करती है? आपकी जैसे जो शादी है वो पंजाबी फैमिली में हुई है, लेकिन आप कहाँ पली बड़ी, किस तरह का परिवेश रहा, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। बेसिकली मेरे जो फादर हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते थे और मेरी जो मदर हैं वो हिमाचल से बिलोंग करती हैं। तो जब मैं 2.5 या 3 साल की थी सॉरी, तो यमुनानगर सबने सुना है आई थिंक सॉरी, तो यमुनानगर हम लोग रहते थे। तो आफ्टर मैरिज मैं पैदा हुई तो 2 या 2.5 साल के बाद हम लोग हरियाणा छोड़ के हिमाचल शिफ्ट हो गए थे। सॉरी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा हरियाणा का माहौल बेटियों को लेके थोड़ा वैसा रहता था, तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो पापा तो मेरे अभी नहीं हैं, तो हम लोग अभी काफ़ी सालों से हिमाचल के अंदर ही रह रहे हैं। मेरे गांव का नाम है जहाँ पे मेरा मायका है वो बड़ग है, और वो रेणुका जी सब जानते हैं। रेणुका जी प्लेस कहाँ पे है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, माता देवी माता की नगरी है। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे गांव पड़ता है बड़ग, तो वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ, और सब मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो सबका बर्थ वहीं पे हुआ है। खाली मेरा यमुनानगर में मैं पैदा हुई हूँ। और उसके बाद स्टडी मेरी वहीं से हुई है, और कुछ स्टडी मैं मतलब स्कूल जाके कर पाई। और तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पाए पेरेंट्स की हाँ मैं मुझे कंटिन्यू वो स्टडी करवा सके। तो आफ्टर मैरिज मैंने अपना कॉलेज किया है प्राइवेटली, और मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी क्योंकि बड़े हैं। तो फिर जब 20-20 प्लस चली जाती हैं, 18 प्लस चली जाती हैं लड़कियां, तो फिर पेरेंट्स को लगता है नहीं शादी कर लेनी चाहिए। तो ये पहले के थॉट्स थोड़े ऐसे रहते थे। तो फिर शादी जल्दी हो गई, और फिर शादी होने के बाद मेरे जो इन लॉज हैं वो सिख फैमिली है,
तो आप ये कह सकते हो कि मेरा टोटल मिक्सचर है हरियाणवी, हिमाचली और पंजाबी। जी, बहुत ही खूबसूरत। तो जो संस्कृतियों का जो मेल है, हरियाणवी, हिमाचली और फिर पंजाबी, तो वो आप में देखने को मिलता है। जी, जैसे बिल्कुल। आपने बताया कि शादी जल्दी हो गई थी और आपने जो अपना कॉलेज है वो भी शादी के बाद ही पूरा किया। तो बात की जाए आपके डांस फॉर्म की, क्योंकि आप एक डांस टीचर है, अपनी एकेडमी चलाती है, तो डांस की बात की जाए तो वो आपको किस तरह से इंटरेस्ट जगा? शादी से पहले से था या शादी के बाद वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? मैम, डांस का जब मैं छोटी होती थी तो टीवी पे शोज़ आते थे, जैसे डांस के कितने सारे शोज़ आते रहते, तो ऐसे टीवी पे शो आते थे तो बैठ के देखती थी। अभी सब लोग रिमोट के लिए झगड़ते हैं आज की डेट में, तब भी ऐसे झगड़ते थे, तो मैं बैठती थी, सब भाई बहन छीन लेते थे कि भाई क्या देख रही है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था खाली, बाकियों का नहीं था। तो फिर मुझे चिढ़ मचती थी, रोती धोती थी, मैं क्या क्या है करके। तो मुझे कुछ पता नहीं था ऐसा कि मैं कुछ बड़ा हो, मतलब आगे जब मैं बड़ी होंगी जी। तो मैं इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करूंगी कि एज एन करियर मैं इसमें जाने वाली हूँ। तब तक कुछ ऐसा थॉट मेरे नहीं थे, बट मुझे इंटरेस्ट होता था। तो कहीं पे भी गाना बज रहा है, जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ या फिर कहीं पे भी मैं जा रही हूँ चल के, तो ऐसे कहीं से साउंड मुझे सुनना चाहिए, तो मेरे पैर ऑटोमेटिकली, हाथ ऐसे चलने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते थे। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि हाँ, कि कोई कोरियोग्राफर भी कोई वर्ड होता है, कि कोरियोग्राफर होता क्या है एक्चुअली, जी। ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो ऐसे करके मैं बड़ी होती गई, तो थोड़ा सा हमारे फैमिली में, मेरे मायके के साइड से थोड़ा सा इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते होते थे, मतलब कि मतलब बोलते थे अच्छा नहीं है, ऐसा जी। है, या फिर हम लोग फिर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इस करके मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाए इस चीज़ में, और शादी जल्दी हो गई थी। तो उसके बाद में मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट एक ऑडिशन आया था, आफ्टर मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, एक ऑडिशन आया था DID सुपर मॉम्स जी। जी TV पे। तो शादी के मेरे 4 या 5 साल के बाद की बात है, आफ्टर मैरिज। तो उसका ऑडिशन मैंने आई थॉट कि चलो मुझे डांस तो पसंद है, तो मैं क्या क्यों वैसे ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने हस्बैंड से वैसे ही बात कर ली क्या मैं ट्राई करूँ, तो हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, टचवुड। तो उनकी वजह से मैं इस फील्ड में हूँ एक्चुअली। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं इतना आगे आ पाई हूँ। आपके जो ये एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करें, क्योंकि शायद वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी काफ़ी मेमोरेबल इवेंट रहा है वो। जी। लेकिन उससे पहले आपके डांस की एक छोटी सी झलक हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। श्रेयसी के कोरियोग्राफर RV कौर ने बताया कि आज के समय में नृत्य कला एक बड़ा करियर विकल्प है और अभिभावकों को बच्ची की कलाओं को निखार कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने बच्चों को बिठा के रखते हो फ़ोन पे, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, और लोगों का माइंडसेट है कि डांस में कुछ नहीं है ऐसा वैसा। जब हम लोग नहा के बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमारा माइंड, जो हमारी थॉट्स होती है वो चेंज हो जाती है कि नहीं भाई डांस में भी फ्यूचर है, डांस में भी चीज़ें हैं। तो बस ये बोलना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं, ऑलरेडी आप लोग देखते रहते हो हमारे पोस्ट। तो ऑल द बेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट्स, कि मेरे सारे स्टूडेंट्स नाम रोशन करें मेरा जाकर। जी हाँ दर्शकों, ये देखिए हमने एक छोटी सी झलक। तो RV कौर जी, आपके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन जैसे अभी हमारे दर्शकों ने देखा, आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आज? बहुत प्राउड
की बात है मेरे लिए कि आज मेरा हार्डवर्क इतनी मतलब रंग लेकर आया है कि मेरे स्टूडेंट्स जाके, मैं साथ भी नहीं रहती हूँ उनके एक्चुअली, मतलब मैं अपनी बिज़ी रहती हूँ अदर वर्क्स में, तो बच्चे जाकर के मेरा नाम लेते हैं स्टेज पे कि हमें मैम सिखाती हैं, आरवी कौर मैम हमारी डांस टीचर है, तो बहुत प्राउडली फील होता है अंदर से। जी, बहुत ही बढ़िया। तो फिर से उसी बात पर आते हैं, आपकी हम बात कर रहे थे कि पैशन जो था वो बचपन से था आपको, जहाँ पर भी आपको म्यूज़िक सुनाई देता था, आप खुद ब खुद आपकी बॉडी मूव करने लगती थी और उस टाइम पर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था। तो किस तरह से आपने एक पैशन को करियर बनाने का सोचा? वो एक क्या मोमेंट था जब आपने सोचा कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है? जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सुपर मॉम डांस DID सुपर मॉम का एक ऑडिशन आया था, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि चलो मैं एक बार ट्राई करके आती हूँ, तो वो हमेशा हाँ बोलते हैं कि हाँ तू करो, कोई बात नहीं, तेरा शौक है, क्या हो जा रहा है ट्राई करने में, चलो करते हैं। तो देहरादून ऑडिशन होना था, तो क्या हुआ, जैसे मैं वहाँ पे चली गई, एक रूम है खाली, वहाँ पे चली गई, सामने खड़ी हूँ और यहाँ पे 4-5 जन खड़े हैं, तो वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो गाना बजा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ प्रिपेयर करके गई हूँ या कुछ वैसा, मतलब मैं जो भी करने वाली थी ऑन द स्पॉट ही करने वाली थी। तो गाना बजा तो मैं ऐसे खड़ी रही, गाना बज के पूरा ख़त्म हो गया भाई, मैं हिली तक नहीं। वो बोलते हैं हेजिटेशन, या फिर कि सामने इतने सारे जेंट्स बैठे हैं और तुम कुछ नहीं कर पाई, और फिर वो बोले कोई बात नहीं मैम, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिएगा। तो ठीक है, जब मैं बाहर आई फिर मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, रोना भी आया कि यार तेरा सपना था, तू नाचती है, नाचना ही तो था, अंदर जाके क्या हो गया था, क्यों इतना डर गई, मतलब थोड़ा सा वो लगा मुझे, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी के सामने कि कोई मेरा डांस जज कर रहा है, उस चीज़ में थोड़ा सा वो फर्स्ट टाइम कोई भी करेगा तो किसी को भी ऐसा लगेगा। देन बीच में 1 दिन का गैप था, आफ्टर दैट चंडीगढ़ में सेम ऑडिशन था, अच्छा, वो DID सुपर मॉम का, और उस दिन मेरा फास्ट भी था करवा चौथ का। तो मैंने बोला मैं कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे नहीं कर पाई, मेरे को करना है वहाँ पे जाके। तो ये कह रहे हैं कर लेगी, वहाँ पे तो नहीं खड़ी होके आ जाएगी, वो कह नहीं मैं कर लूँगी। तो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो पता लग गया था कि अंदर ऐसे से रहते हैं, और मतलब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। तो नेक्स्ट डे हम लोग चंडीगढ़ गए, अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइनों में खड़े रहे, बहुत क्राउड रहता है, बहुत देर तक लाइनों में खड़े होने के बाद फिर मेरी टर्न आती है, तो मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ फर्स्ट राउंड में, है ना। तो वहाँ से थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस और ऊपर आता है, और क्या नाम, फिर सेकंड के लिए भी सिलेक्शन हो जाता है, सेकंड राउंड, मतलब 3-4 राउंड एक ही सेम डे पे होते हैं, और उसके बाद में आपका होता है टीवी राउंड, जो कि आपका मुंबई या फिर दिल्ली शूट होता है। तो वो टीवी राउंड से पहुंचने से पहले ही मैं आउट हो गई थर्ड राउंड से, बट उन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, और उन्होंने पूछा कि आप प्रॉपरली कहीं सीख रहे हो या क्या है। देन आई सेड कि मैम मैं सीखती नहीं हूँ, मुझे शौक है, ऐसा मेरा बचपन से शौक है, तो मुझे कुछ ऑडिशन का पता लगा था, तो मैं ऐसे ही ऑडिशन देने आ गई, मैं सीख नहीं रही हूँ कहीं पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रॉपर सीखो, है ना, आपके अंदर डांस की झलक दिखती है, और अगर आपको शौक है तो आप कर लोगे इस चीज़ को। तो वो एक चीज़ मेरे को माइंड में क्लिक करी। तो फिर हमारे नाहन से क्या नाम, कोई ऐसी प्रोफेशनल क्लासेस नहीं थी कि जहाँ पे मैं सीखने जा सकूँ। एक लोकल क्लास होती थी, तो वहाँ पे एक लड़का टीच करता था, तो मैं वहाँ पे गई 1-2 महीने, तो बेटा भी था, पहले मैंने बेटे को डाला कि चलो बेटे को करवा के देखती हूँ कैसा है, तो इसके बहाने फिर मैं भी देखती थी कि कैसा करवा रहा है, क्या है। तो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, डांस में थोड़ा सा बॉडी पे ही मेरे वर्क हो जाएगा, थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और कुछ सीखने मिलेगा। तो मैंने 1-2 महीने उसके पास करा, फिर उसके बाद में मैंने अपना पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिया था 1-2 महीने के लिए, जो कि मुझे कुछ टेक्निक सिखा रहा था कि हाँ ऐसा है वैसा है। देन उसके बाद में मेरे थॉट्स आए कि चलो मैं नाहन के अंदर अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग मैंने ली, मतलब दिल्ली जा करके जितने भी ये बड़े बड़े डांस इंस्टीट्यूट है, बिग डांस सेंटर, हाँ जी। यानी कि जो सुपर मॉम्स का जो आपका एक्सपीरियंस था उसने आपको काफ़ी बूस्ट किया, और उसके बाद आपने अपनी एकेडमी खोलने का सोचा। उसके बाद ही मैम, तो कौन सी ईयर की बात है, किस तरह से आपने जो है अपनी एकेडमी को खोला, और किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? ओके, तो ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद में 2015 में मैंने अपनी डांस एकेडमी ओपन करी है नाहन के अंदर, जो कि जैज़ बीट लेज़र डांस स्टूडियो के नाम से है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं JBL डांस स्टूडियो। और ये इसको मैं पिछले 2015 में ओपन हुई है, और 8 इयर्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी क्लासेस को।
और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हाँ, जो मेरा ड्रीम था, कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी इस चीज़ को, बट आज मैं उस चीज़ को जी रही हूँ और अपने साथ साथ लोगों के ड्रीम्स को भी पूरा कर रही हूँ कि जिनको डांस का शौक़ है, या फिर कई बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास में जो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस वगैरह कुछ, तो मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करती हूँ कि अगर हाँ आपके अंदर टैलेंट है तो आई विल सपोर्ट यू। तो वैसा बहुत ही खूब। तो आपके स्टूडियो का जिक्र हो ही रहा है, तो आपके स्टूडियो की एक और झलक हमारे दर्शकों की नज़र। ठीक है, फोर के बाद में नेक्स्ट थ्री इज 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 then 1 2 3 4 5 6 7 8 that सुनाया पिछले टीम में 1 2 3 4 5 6 7 8 that then इसके बाद में क्या था 1 2 अपना शरारा दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 now up 5 6 5 6 and 7 8 जी हाँ दर्शकों, ये देखिए हमने एक और छोटी सी झलक इनके स्टूडियो की। मैम, अभी हम देख रहे थे जैसे कि छोटे छोटे बच्चे आपके पास आते हैं, तो नाहन जैसे क्षेत्र की बात करें तो बड़ी सिटी तो है नहीं कि हर पेरेंट ही चाहे कि उसका बच्चा जो है क्रिएटिव फील्ड में जाए या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। तो किस तरह का सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स की ओर से बच्चों के लिए? क्योंकि मैं देख रही हूँ, अभी भी हमारे दर्शकों ने भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं आपके पास काफ़ी सीखने के लिए। उसके लिए मैम मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली, पेरेंट्स को काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि नाहन एक बहुत छोटा सा टाउन है, तो छोटे से टाउन में बहुत मतलब लोगों का माइंडसेट है एक तो कि डांस में कोई करियर नहीं है ना, डांस करके क्या होगा, डांस कोई सीखने वाली चीज़ है, क्या हो गया, डांस ही तो कर रहे हैं, है ना। तो कुछ पेरेंट्स जिनको हाँ थोड़ा जो मतलब नाहन के बाहर जो जाके आ चुके हैं, जो मतलब देख चुके हैं कि हाँ नहीं, डांस में भी चीज़ें हो सकती है और डांस बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपका फिजिकल भी फिटनेस भी सही रहती है। और आजकल देख ही रहे हो आप, बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन ये वो गेम्स, घंटों फ़ोन में लगे रहते हैं। तो वो चीज़ से माइंड आप हटा करके बच्चों का अगर आप डांस में लेकर आते हो तो बेटर है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है एक्चुअली। पहले तो जैसे आप देखते हो मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसके थ्रू मैं लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप डांस की तरफ अपने बच्चों को लेकर आओ और थोड़ा सा डांस में आप रुझान करो, और आपके लिए भी अच्छा है, बहुत खूब। फिटनेस जैसे के लिए आपने भी अच्छा है। बताया कि आप बच्चों को फ्री भी सिखाती है, और अगर डांस स्टाइल की बात की जाए, किसी फॉर्म की बात की जाए, तो आप पर्टिकुलरली कौन सा फॉर्म सिखाती है, डांस फॉर्म? मैम मैं कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं सिखाती हूँ, मैं फ्री स्टाइल कोरियोग्राफर हूँ। Okay. मैं इंडियन भी करती हूँ, सेमी क्लासिकल भी करती हूँ, हिप हॉप, बॉलीवुड, बेली डांस, जैज़, में ये सारी फॉर्म सिखाती हूँ मैम। मैं खुद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट मैं कोरियो सारी चीज़ें कर सकती हूँ मैम। जी बहुत बढ़िया। तो आपने डिफरेंट डांस फॉर्म की बात की, क्या बच्चे पहाड़ी अगर बात की जाए हाँ, पसंद पहाड़ी करते हैं करना? बहुत पसंद करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं, लेडीज़ भी आती हैं मेरे पास में, इवन कि कई डॉक्टर्स आती हैं मेरे पास में, तो वो स्पेशली आजकल हम लोग वही ही सीख रहे हैं, नाट्य हिमाचली, नाट्य ही मैं लोग को सिखा रही हूँ। जी बहुत ही खूबसूरत। तो कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल हो और पहाड़ी का जिक्र हो ही गया हो, तो कोई फोक सॉन्ग अगर हम अपने दर्शकों को ना सुनाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए एक प्यारा सा पहाड़ी गीत। बिनट सिर मोरी होंदी गाई घड़वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे, बिनट सिर मोरी होंदी गाई घड़वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे। सारे नाचो हिमाचली, वो सारे नाचो हिमाचली, घड़वाली जोन सारी कहीं नहीं आंदी मेरी माला रे। बिनट सिर मोरी होंदी गाई घड़वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे, बिनट सिर मोरी होंदी गाई घड़वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे। हो लाल शतिर ठाठू रंगीला, नाकन थुली कन तुंगीला,
ਅੱਖ ਦਾ ਕਾਜਲੋ ਹੋਠੋ ਦੇ ਲਾਲੇ ਕੋਣਿਓ ਠੋਣਿਓ ਕਿਰਖ ਚਾਲੇ ਓ ਹਾਲਾ ਓ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਬੋੜੇ ਗੋਹਾਲਾ ਰੇ ਹਾਏ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਬੋੜੇ ਗੋਹਾਲਾ ਰੇ ਹਾਏ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਰੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਈ ਘੜ ਵਾਲੀ ਤਾਂਦੇ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਰੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਈ ਘੜ ਵਾਲੀ ਤਾਂਦੇ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਰੇ ਮਾਲਾ ਰੇ ਮਾਲਾ ਰੇ ਮਾਲਾ ਰੇ ਮਾਲਾ ਰੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਈ ਘੜ ਵਾਲੀ ਤਾਂਦੇ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਰੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਈ ਘੜ ਵਾਲੀ ਤਾਂਦੇ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਘੜ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆ ਹਿਮਾਚਲੀ ਆ ਤੇਰਾ ਫੂਲ ਤੂੰ ਫੁਲਰ ਕਲੀ ਘਗਰਾ ਤੇਰਾ ਏ ਲੋਇਆ ਮੇਰਾ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੋਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਬਸੇਰਾ ਓ ਚਾਲਾ हो बोलो ऊपा पे कंडवाड़ी चाला रे हाय प्यारी मेरी माला रे बोलो ऊपा पे कंडवाड़ी चाला रे हाय प्यारी मेरी माला रे बिना सिर मोरी हुंदी गाई खड़ वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे बिना सिर मोरी हुंदी गाई खड़ वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे माला रे माला रे माला रे बिना सिर मोरे हुंदी गाई घर वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे बिना सिर मोरे हुंदी गाई घर वाली तांदी प्यारी मेरी माला रे जी हाँ दर्शकों, ये देखा आपने मदन झाल्टा जी का फेमस सॉन्ग माला रे। तो आते हैं आरवी कौर जी आप पर। बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चों के अलावा अगर बात की जाए तो क्या और एज ग्रुप के लोग भी आपके पास आते हैं डांस सीखने के लिए? जी हाँ, मेरे पास मैम हर एज ग्रुप का स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आप 60 इयर्स ओल्ड ले लीजिए या फिर 3 इयर्स ओल्ड ले लीजिए, कोई मेरे पास में एज कैटेगरी नहीं है। छोटे से लेकर के बड़े जो भी एज ग्रुप है मेरे पास में सारे आ रहे हैं। जी, बहुत ही खूब। और इसके अलावा अगर बात की जाए पंजाबी इंडस्ट्री की, तो आप एज एन कोरियोग्राफर भी काम करती हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? मैम अच्छा एक्सपीरियंस है। और पंजाबी इंडस्ट्री में मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे मैं सॉन्ग्स कर चुकी हूँ एज एन कोरियोग्राफर, और इसमें इंटरेस्ट अच्छा है। और अभी थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस हैं लाइफ में अभी थोड़े टाइम के लिए, तो मैं वापस से इंडस्ट्री में आऊँगी। बट अभी थोड़ा सा कुछ जी। फैमिलीज इशू हैं, तो थोड़ा सा मैं उन चीज़ों पे फोकस कम कर पा रही हूँ। जी, आपके अगर जैसे आपने चैलेंजेस की बात की, मैं ऐसे भी कहूँ कि जब आपका पैशन था पहली बात, तो फिर आपने अपना स्टूडियो ओपन किया नाहन जैसी जगह पर, तो क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? मैम वो तो मैं अभी तक भी फेस कर रही हूँ। अभी भी मुझे नाहन में मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट आपने बात निकाली है तो मैं कह देती हूँ कि नाहन में आप मतलब जो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उस लेवल का नहीं मिलता है। वो तो चलो मैं अब सोशल मीडिया पे खुद के व्लॉग्स में बनाती हूँ और अपनी लाइफस्टाइल में क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, फैमिली क्या है और मेरा काम क्या है, वो चीज़ों के थ्रू मैं अपने आप को दिखा पा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से जो व्यूज़ आते हैं, तो मेरे कमेंट्स काफ़ी मोटिवेशनल रहते हैं, तो मैं वहाँ से मोटिवेट होती हूँ। बट नाहन में हाँ कुछ लोग अच्छे हैं, और मतलब जितना ज़्यादा मैं उम्मीद करती हूँ कि नाहन से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए,
आई थिंक वो थोड़ा सा कम करते हैं, उनको ज़्यादा करना चाहिए इतना सारा। आपने व्लॉगिंग की बात की, तो व्लॉगिंग की बात की जाए तो आप कब से व्लॉग्स बनाना शुरू किया है आपने? मैम ये पिछले 1-1.5 साल से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया पे अपने डांस वीडियोस भी पोस्ट करती रहती हूँ, और अपने एक्टिंग वीडियोस भी पोस्ट करती रहती हूँ, और कॉमेडी वीडियो अपने सिंगल अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अब जो कि मेरी अपनी स्क्रिप्ट रहती है, मैं खुद ही लिखती भी हूँ, खुद ही डायरेक्शन भी करती हूँ, खुद ही एडिटिंग भी करती हूँ। और जी, जैसे आपने बताया कि आप जो है व्लॉग्स बनाती है, खुद एडिटिंग करती है, हर एक चीज़ आप खुद से करती है, तो वो आपने कोई कोर्स लिया था या आप सेल्फ टॉट है या कुछ ऐसे ही खुद रिसर्च किया या खुद ही एक्सपीरियंस के साथ आता गया? मैम एक्चुअली पहले डांस में इंटरेस्ट बना, डांस फिर एक्टिंग में। ऑब्वियसली जो डांस करेगा तो एक्टिंग भी मतलब आ ही जाती है, तो मतलब इंटरेस्ट रहता ही है। तो इसके साथ साथ मुझे एडिटिंग भी पसंद थी, एडिटिंग हो गया, कैमरा चलाना, है ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे को इंटरेस्ट था, बट मैं एक चीज़ लेके चल रही थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अकेडमी है, डांस टीच करो। तो मैंने एडिटिंग का कब मेरे माइंड में आया, जब हम लोग कोविड काल जब चला था पूरे देश में, तो सब लोग फ्री थे, तो उस टाइम पे मैंने अपने टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करके एडिटिंग वगैरह मैंने यूट्यूब से देखा, और वहाँ से मैंने सीखी चीज़ें, और सीख के मिस्टेक्स हुई, करते करते तो आज की डेट में मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती एडिटिंग में, किसी भी तरीके की एडिटिंग हो आज मैं खुद कर लेती हूँ। जी, आरवी कौर जी, बात की जाए कंटेंट क्रिएटर्स की, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इंडिया की अगर बात की जाए तो 80 मिलियन लोग कभी ना कभी कंटेंट उन्होंने अपना बनाया है, वो चाहे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ले लो, लेकिन उनमें से वो 80 मिलियन में से केवल 150 के जो लोग हैं वही इसको अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम करियर बना पाते हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे और बहुत से लोग जो है कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, वो भी एक आमदनी का ज़रिया चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया भी रहे, तो वो क्या क्या टिप्स आप देना चाहती हैं? मैं इतना कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपको एक्टिंग आती हो, ज़रूरी नहीं है आपको डांस आता हो, या इस भी फील्ड का कुछ भी, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ भी चीज़ आती हो। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आप छोटे बच्चे हो, मतलब छोटे बच्चे इन द सेंस कि आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी, अगर आपको किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है ना, कुकिंग का और ड्राइंग का, या बहुत सारी ETC जो भी रहते हैं, इंटरेस्ट की बात रहती है, तो आप उस नाम से अपना चैनल ओपन कर सकते हो फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, और आप कंटेंट डालते रहें। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को होने के लिए, क्योंकि चुटकी बजा के तो ऑब्वियसली कुछ होता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो और आपको रोज़ काम करना है ना। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट है कि सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, वीडियोस डालते रहते हैं, ये तो फालतू है, ऐसा है वैसा है, बट ये फालतू नहीं है। आज की डेट में सोशल मीडिया से मुझे पैसे आते हैं, है ना, और इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रही हूँ सोशल मीडिया को, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ फैमिली चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का किडनी फेलियर है, तो हम लोगों का ट्रांसप्लांट होना है, तो अपने हस्बैंड के लिए मैं ही किडनी डोनर हूँ। तो इन फ्यूचर में भी कुछ डांस में इशू आए, वैसे तो कुछ इशू आएगा नहीं, बट इन फ्यूचर मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। कुछ अगर ऐसा इशू आएगा इन फ्यूचर, तो मैं सोशल मीडिया को अपना उस लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ कि मेरा अगर डांस वाला अर्निंग सोर्स बंद हो जाता है तो मैं सोशल मीडिया से वो जनरेट कर पाऊँ। तो वो मैं कर पा रही हूँ, मेरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी फर्स्ट स्टेप मैंने रखा है, तो अभी तो बहुत सारे स्टेप्स ऊपर लेके जाने हैं, और ये हर कोई क्रिएट कर सकता है। बहुत खाला जी का बाड़ा नहीं है, बहुत खाला जी का जो भी बोलते हैं, सॉरी कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो बहुत इजी है, बस आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस आप चैनल खोलना सीख लो, उस पर कंटेंट पोस्ट करना सीख लो, और आप रूटीन में वो चीज़ें करते रहो, और 1-2 साल 3 साल, बाकी आपकी लक की बात है, 3 महीने में भी आप हिट हो सकते हो, 1 साल में भी, 2 साल में भी, डिपेंड ऑन लक। बहुत ही खूबसूरत, और हमारी भगवान से यही दुआ रहेगी कि जो है आपके जो हस्बैंड का ट्रांसप्लांट है वो अच्छे से हो जाए, और आप जो है प्रोफेशनल लाइफ में तो कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल की ही है आपने, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपने जीता है उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, 20-21 साल में, उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आज आप उनको सपोर्ट कर रही है, तो आप दोनों एक आइडल कपल है। और हम आज इस मंच से और दूरदर्शन परिवार भी यही दुआ करेगा
कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, और इसी बात पे आप दोनों के लिए एक गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। सचू बोलू नहीं किए बना रे, सचू बोलू नहीं किए बना बमणिए, सचू बोलू नहीं किए बना रे। तोरा झूठो बमणिए, दिल ऐसे पोंटे तोरा झूठो रे। जी हाँ दर्शकों, ये देखा आपने सरला डांगी जी का और किशन वर्मा जी का एक बहुत प्यारा सा गाना। तो इसमें तो वो बात कर रही है कि पिंक प्लाजो की मांग कर रही है अपने हस्बैंड से। तो आप कुछ ऐसी डिमांड्स रखती हैं? आप दोनों का अगर कुछ बताना चाहिए, आप एक दो बातें आपको अपने हस्बैंड की जो बहुत प्यारी लगती हो। बहुत प्यारी लगती हैं। वैसे सब कुछ ही प्यारा लगता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके दिल के करीब बहुत हो। बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक तो पहली बात तो कि वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं आकर के, है ना, मुझसे बिना पूछे या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद हाँ कर देते, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है जी। और केयरिंग है और थोड़े से हिटलर भी हैं, कभी कभी हिटलर बन जाते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बहुत ही खूब। तो फिर से आते हैं आपके डांस के इस सफ़र के बारे में बात करते हैं। अब बात की जाए, अब जो डांस फॉर्म है बॉलीवुड की, अगर हम बात करते हैं, कोई भी मूवी हो गाने के बिना, डांस के बिना अधूरी है। अब तो खैर लोग अपने अलग से भी म्यूज़िक एल्बम्स निकालते हैं। तो कोई ख़ास कोरियोग्राफर या डांसर जिनका आप पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो? मैम मैं एक्चुअली रेमो सर को ज़्यादा फॉलो करती हूँ और उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो हाँ वो मेरे आइडियल हैं। जी, बहुत ही खूब। तो आप किसी सफ़र में, इस बीच आप बॉम्बे भी गई, तो उस मुंबई का सफ़र किस तरह का रहा? मैम मुंबई का सफ़र बहुत अच्छा था, बट जैसे कि आपको बोला कुछ इश्यूज चल रहे हैं। मुंबई जाने का रीज़न मेरा ये था कि नाहान जैसे कि बहुत
छोटा टाउन है जी। हम लोगों के लिए, मतलब थोड़ा जो हम लोगों का फील्ड है, तो मुझे खुद को बहुत एक्सप्लोर करना मैं खुद को चाह रही हूँ कि जो चीज़ें मैं नहान के अंदर रह के मैं नहीं कर पा रही हूँ, देन आई थॉट कि चलो मुंबई शिफ्ट होती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मुझे डायरेक्शन पसंद है, डायरेक्शन में करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, है ना, डांस तो है ही। तो मुझे लगा कि हाँ मुंबई जाना चाहिए। तो 2022 में मैंने डिसीजन लिया कि चलो मैं मुंबई जाती हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा काम करके देखते हैं एक्सपीरियंस क्या जाता है। अच्छा जाता है तो अपनी फैमिली को भी वहीं पे बुला लूँगी। बट गए हुए मुझे 20 दिन ही हुए थे, तो थोड़ा हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता जी। लगा, तो मुझे आना पड़ा वापस। तो जो मुझे स्टार्ट करना था वो मैं नहीं कर पाई। बट हाँ अभी मुझे कुछ काम आते रहते हैं और मतलब लिंक्स बन गए हैं अभी इंडस्ट्री में, तो कुछ काम आ गया। जैसे अभी साउथ के एक्टर हैं, उनका नाम भूल रही हूँ, बिला कोंडा कुछ नाम करके हैं, साउथ के बहुत फेमस एक्टर हैं, उनके साथ भी मैं काम करके आई हूँ। और एक मैम है, क्या नाम, हीरोइन है, क्या नाम है, जो भी है, चलो सॉरी, चीज़ें याद नहीं रख पाती मैं एक्चुअली, तो उनके साथ भी मैं काम करके आई हूँ। तो अभी रिसेंट में कैलाश खेर जी का गाना भी कोरियोग्राफ करके आई हूँ। तो हाँ ऐसे मैं चली जाती हूँ, 2-4 दिन के लिए चली जाती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ, तो ऐसा आना जाना चला रहता है। जी, बहुत ही तो खूब। जैसे आपने बात की कि आपने मुंबई जाने का फैसला भी तभी किया था ताकि जो है आपको एक और एनवायरनमेंट मिल सके, एक्सपोजर और ज़्यादा मिल सके। Yes, ma'am. आपकी जो फील्ड है क्रिएटिव फील्ड है और डांस फॉर्म जो है इसमें क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, तो आप किस तरह से अपने डांस फॉर्म में क्रिएटिविटी लाती रहती है, नए नए एलिमेंट्स लेकर आती है, और इस पूरे सफ़र में आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? मैम मोटिवेशन तो मेरे लिए सबसे बड़ा तो मेरा म्यूज़िक ही है, डांस ही है। जब भी मैं कभी सैड होती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम घर पे शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। लाइफ में अप्स एंड डाउन चले रहते हैं, काम में भी और पर्सनल लाइफ में भी। हाँ, तो मैं हमेशा जब भी कुछ ऐसा लो फील करती हूँ, या तो फिर मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, जी। और या फिर मैं गाने सुन लेती हूँ। और रही बात आपने बात करी कि आप कैसे न्यू क्रिएटिविटी करती रहती हैं, आप म्यूज़िक सुनते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिकली मेरा माइंड स्मूथ कैसे चलता है वो मुझे भी नहीं पता चलता। आप कोई भी गाना प्ले करेंगी, मैं ऑन द स्पॉट आपको कोरियो करके, मतलब सामने ही मैं करूँगी। ऐसा नहीं कि मुझे 1 घंटा चाहिए पहले सोचने के लिए या 2 घंटे, जी। तो मैं ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें कर लेती हूँ। चाहे वो नाटी हो, नाटी को भी मैंने थोड़ा सा मॉडर्न करने की कोशिश करी है कि हाँ मैं नाटी में भी ये मतलब हमारी हिमाचली नाटी के अलावा मैं थोड़ा सा उसमें Variations लेकर आते हाँ हैं आप। वेरिएशंस लाने जी। की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हिप हॉप मिक्स करके थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा और क्रिएटिव लगे और थोड़ा और जी। अट्रैक्टिव लगे। तो मैं ऐसी क्रिएटिविटी मुझे करनी अच्छी लगती है और मैं करती रहती हूँ। बहुत ही खूब। आरवी कौर जी, आप डांस टीचर तो है ही, साथ में आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आज के समय में हम बात करते हैं रील्स की, तो रील्स एक ज़रिया बनती जा रही है ऑडियंस को एंगेज करने का। तो आप किस तरह से अपनी रील्स बनाती है और क्या क्या चीज़ें आप जो है रील्स में दिखाती है, और ऑडियंस से किस तरह का प्यार मिलता है आपको? मोस्टली मैं या तो डांस रील्स रहती हैं मैम, या तो फिर कॉमेडी वीडियोस रहती हैं, और कई बारी हमारा कैमरामैन का बहुत पंगे रहते हैं, क्योंकि कई बारी प्रोवाइड हो पाते हैं। मेरे जो सीनियर स्टूडेंट हैं संस्कृति, मेरी स्टूडेंट का मेरी फैमिली मेम्बर ही है, तो उसको मैं हमेशा बुलाती हूँ जब भी मुझे शूट करना रहता है। बट हमेशा कुछ चीज़ें अवेलेबल हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। तो मैं और मेरा ट्राइपॉड तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको खड़ा किया, फ़ोन लगाया और अपना ये करते रहते हैं मैम। तो कितना प्यार मिलता है आपको सोशल मीडिया पर? प्यार बहुत मिल रहा है मैम। आज की डेट में सोशल मीडिया पे मेरा 1 लाख प्लस का क्राउड हो चुका है, 1 लाख प्लस मैं कर चुकी हूँ, और अभी मतलब फॉलोअर्स आ ही रहे हैं, फैंस मेरे, व्यूअर्स मेरे, एंड थैंक यू उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं भी मुझे कुछ देख भी रहे होंगे यहाँ पे, तो थैंक यू। और बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। आधी मोटिवेशन मुझे अपने व्यूअर्स की तरफ से मिलती है, जिसकी तरफ से मुझे और जोश आता है काम करने का कि मैं और कुछ बेस्ट दिखाऊं आप लोगों को। जी, बहुत ही खूब। कुछ पाबंदियों के चलते हम आपकी रील्स आज इस मंच से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपके जैसे आपने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा की जो है रीच है, तो वो लोग अगर आपको आज देख रहे होंगे इस मंच से, तो काफ़ी ज़्यादा आज और भी प्राउड आप पर फील कर रहे होंगे। आप एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो डांस अपने आप में एक फिज़िकल एक्टिविटी है, एक तरह का योगा है, लेकिन एक फ़िटनेस ट्रेनर की बात की जाए तो किस तरह से आप फिटनेस ट्रेनिंग देती हैं?
फिटनेस ट्रेनर में मैम हमारी 3-4 चीज़ें आती है, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, कार्डियो वर्कआउट। तो मैं ये 3-4-5 चीज़ों का मिक्सचर बना के जी। लोगों को फिट करती हूँ। और मेरे पास में अभी बैच आता है, लेडीज़ बैच, जो कि मेरा अभी रिसेंट चालू हुआ है। थोड़े टाइम से मैं जुम्बा बैचेस, फिटनेस बैचेस नहीं ले पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल्स के हमारे मतलब जो चला हुआ है, तो जी। बहुत आना जाना रहता था, तो मैं प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रही थी। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया है। तो हाँ, मैंने काफ़ी लोगों का वेट कम भी किया है। और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, वो आपके शिमला के अंदर ही जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और मुझे अब हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि मैम हम आपको हमेशा मिस करते हैं, और कि काश कि आप शिमला में आ जाओ, कि आप एक ब्रांच शिमला में भी खोल लो। तो इन फ्यूचर कुछ तो ऐसा कोई मैं फ्यूचर प्लान, गोल्स हैं आपके कि आप जैसे अभी आपका एक डांस स्टूडियो तो नाहन में है ही, इसके अलावा आपने कुछ सोचा है फ्यूचर प्लान्स या फिटनेस ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स या इस तरह के आप अपने डांस स्कूल्स खोलना चाहती हो? यस मैम, व्हाई नॉट। पहले तो मैं मुंबई का ही सोच के रखी थी कि मैं जब मुंबई जाऊंगी तो वहाँ पे चालू करूँगी, बट अभी थोड़ा सा मेरा फैमिली मैटर थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, आफ्टर दैट मैं फिर डिसाइड करती हूँ क्या करना है, जी, क्या नहीं करना है। बहुत ही खूबसूरत। तो जब डांस की बात हो तो संगीत के बिना, गीत के बिना तो वो अधूरा है। तो एक और गाना हमारे दर्शकों की नज़र। काटी लेनी कुकड़ी रे हो लाई लेनी गोरे रे जेबी डोरे बदी का रोए करे झूरिए अपने घरे रोए करे झूरिए 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 झीठे बोलो चादरा रे हो धोई पानी रे चाले रे बेशुमारे पाउणे हो किंदे तो मेरूशियो चले किंदे तो मेरूशियो 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 किंदे तो मेरूशियो चले किंदे तो मेरूशियो। जी हाँ दर्शकों, ये देखा आपने एसी भारद्वाज जी के आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत। तो आरवी कौर जी, आपकी ज़िंदगी के इस सफ़र को हमने जाना। जाते जाते आज इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपकमिंग डांसर्स को? मैं सभी डांसर्स को ये कहना चाहूँगी, हिडन डांसर्स को, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप डांस कहीं सीखने नहीं जा सकते, है ना, तो आपके पास यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है कि जहाँ पे आपके पैसे सिर्फ 100-200, आजकल तो
फ़ोन हर किसी के पास है, ठीक है। 200-250-300 का रिचार्ज आता है। जब 1000 या 2000 अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो डांस क्लासेस का, तो 250-300 का रिचार्ज आता है, तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो और अपनी कला को दबाओ मत, ठीक है। आप बहुत ही इसी खूब। हाँ, इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करके अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल पे। बहुत ही खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आरवी कौर जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी आरवी कौर जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपने बेहद पसंद किया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।